हाँ जी बच्चों, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब बढ़िया चल रहा है। चलिए जी, तो आइए जी, मैं भी बहुत बढ़िया हूँ बच्चों। हाँ जी, तो आइए जी आगे स्टार्ट करते हैं। और लास्ट क्लास में हमने आपको 3 क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिए थे। देयर इज क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 तो बिल्कुल छोटा सा था जो मेरे पास में यही हो गया था। तो आइए जी क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3। तो देखें जी, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपको कैश प्राइस निकालना था। और बेटा क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपका जो क्वेश्चन था वो हाफ ईयरली था। तो यहां पर जो आपके पास में कैश प्राइस निकल कर आया है वो आया जी 25,977। 1-2 रुपए ऊपर नीचे आ रहा है, कोई इशू नहीं है, वो ड्यू टू डेसिमल्स और अप्रोक्सीमेशन एरर की वजह से आ रहा है। ठीक है जी, तो कैश प्राइस आ गया जी क्वेश्चन नंबर 3 का 25,977। चलिए, उसके बाद में नेक्स्ट है मेरे पास में क्वेश्चन नंबर 4। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4। तो देखें जी, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमारे पास में आपको क्या निकालना था? इसके अंदर भी कैश प्राइस निकालना था। ठीक है जी, तो इसके अंदर जो आपके पास में कैश प्राइस निकल के आया है, अच्छा नहीं, इसके अंदर कैश प्राइस तो 80,000 गिवन था। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4 देखें, इसके अंदर यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द टोटल इंटरेस्ट एंड इंटरेस्ट इंक्लूडेड इन ईच इंस्टॉलमेंट। ठीक है जी, वो ईच इंस्टॉलमेंट है, कैश इंस्टॉलमेंट नहीं है, ईच इंस्टॉलमेंट। तो सबसे पहली बात तो जो टोटल इंटरेस्ट निकल कर आया वो आपके पास में निकल कर आया है, टोटल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू 18,622। और अगर मैं इसको इंस्टॉलमेंट वाइज देखूं तो पहले में आ रहा है 5838 प्लस 4882 प्लस 3830 प्लस 2672 प्लस 1400। बोलो जी, यहां तक की बात में किसी बच्चे को दिक्कत? चलिए, ये था जी क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। उसके बाद में आ रही है जी क्वेश्चन नंबर 5, जहां पर आपको निकालना था जी आईआरआर। इस क्वेश्चन के अंदर जो आईआरआर निकल के आ रही है, अगर हम 6% एंड 12% की हिट एंड ट्रायल लेते हैं तो इसके बीच में निकल कर आ रही है 11.39%। आपका लगभग हो सकता है 11.39 से कम आ रहा हो या ज्यादा आ रहा हो, वो डिपेंड करते कि आपने ये जो दो रेट्स हैं ये कौन सी ली है। अगर इनके बीच का गैप कम होगा या ये 11% के नियर अराउंड होगी तो ये वैल्यू 11.39 से और ज्यादा एक्यूरेट निकल कर आएगी। उसके बाद में इसके अंदर हम आपने निकाला है जी क्योंकि अब आपके पास में रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गई तो उसके पास में इंटरेस्ट निकाला होगा। तो यहां पर जो टोटल इंटरेस्ट आ रहा है वो आ रहा है जी 30,182। हो सकता है 1-2 रुपए ऊपर नीचे ड्यू टू अप्रोक्सीमेशन एरर। और अगर इंस्टॉलमेंट वाइज देखें तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में है जी 13,668। ठीक है जी, जो इंस्टॉलमेंट 50,000 की है। उसके बाद में सेकंड इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट है 9530। थर्ड इंस्टॉलमेंट में है 4920 और फोर्थ इंस्टॉलमेंट में है जी 2064। दीज आर द फाइनल आंसर्स ऑफ द होमवर्क क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है जी, आइए जी अब हम आपके साथ में आगे बढ़ते हैं। और जैसा कि हमने आपके साथ में वादा किया था कि अब हम आपके साथ में सेकंड मुद्दा डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज द बुक्स ऑफ हायर परचेजर। तो मेरे साथ में हेडिंग डालेंगे जी, सेकंड टॉपिक्स बुक्स ऑफ हायर परचेजर, बुक्स ऑफ हायर परचेजर। ठीक है जी, तो लिखेंगे जी। अब इसके अंदर भी आप आगे लिखेंगे अ मेथड 1। बुक्स ऑफ हायर परचेजर के अंदर भी वी हैव 2 मेथड। मेथड 1 लिखेंगे जी कैश प्राइस मेथड। कैश प्राइस मेथड, अभी आपको कैश प्राइस मेथड क्या इस बात से फर्क नहीं पड़ता क्योंकि दूसरा मेथड आपको पता नहीं है।
तो अभी हमारे पास में सिर्फ नॉर्मल बुक्स ऑफ हायर परचेजर है। ठीक है जी, लिखना शुरू करें। जनरली फॉलोइंग अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड। पहला अकाउंट बनता है एचपी वेंडर अकाउंट, यानी कि सेलर का अकाउंट। दूसरा बनता है एचपी एसेट्स अकाउंट, जो मैंने एसेट्स खरीदी है। ठीक है जी, तो ये दो अकाउंट बनाएंगे मेरे साथ में, एचपी एसेट्स और एचपी वेंडर। लो जी, एचपी एसेट्स अकाउंट। अच्छा, हो सकता है कि आपसे इनकी जनरल एंट्री पूछ ले तो कोई दिक्कत थोड़ा ना है, हम लेजर बना सकते हैं। तो क्या हम जनरल एंट्री नहीं कर सकते क्या? एचपी वेंडर अकाउंट। ठीक है, सबसे पहली एंट्री बेटा किस चीज, क्योंकि जरा आप खुद से सोच कर देखें, सबसे पहली एंट्री होती है कि हायर परचेजर ने एसेट्स खरीदी है वेंडर से। तो एंट्री क्या बनेगी? एचपी एसेट्स अकाउंट डेबिट टू एचपी वेंडर। और एचपी वेंडर में क्या आ गया जी? बाय एचपी एसेट्स अकाउंट। ठीक है जी। अच्छा, अब एसेट्स खरीद ली हमने, एसेट्स पे क्या लगेगा जी? पहले साल डेप लगेगा, और यह आ गया जी बैलेंस शीट। नॉर्मल एसेट्स अकाउंट जैसे बनाते हैं बेटा, बिल्कुल वैसे का वैसा ही बनेगा, नॉर्मल एसेट्स अकाउंट। और यह आ गया जी टू बैलेंस बीडी। कोई दिक्कत थोड़ा ना है। अच्छा, इधर आ जाओ, बाय एचपी एसेट्स, इतने रुपए की मैंने एसेट्स खरीदी। अच्छा, इसमें से कुछ मैंने हाथों हाथ पेमेंट किया होगा, जिसको हम नाम देते हैं डाउन पेमेंट का। ठीक है। अच्छा, अब जो बैलेंस बचा उस पर क्या होगा जी? पूरे साल का ब्याज लगेगा। मान लो यहां पे 100 रुपए की एसेट्स थी, 20 रुपए का डाउन पेमेंट कर दिया, 80 रुपए बच गया। अच्छा, 80 रुपए पर पहले पूरे साल का ब्याज लगेगा, तो एंट्री क्या बनेगी? मेरे लिए इंटरेस्ट का खर्चा खर्चा है, और दूसरा क्योंकि मुझे इसका पेमेंट करना है, तो एचपी वेंडर मेरा क्रेडिटर बन जाएगा। तो एंट्री क्या बनेगी? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू एचपी वेंडर। तो एचपी वेंडर में क्या आ गया जी? बाय इंटरेस्ट। और अब मैं क्या करूंगा जी? फर्स्ट ईयर के एंड में पेमेंट करूंगा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का। ठीक है जी। और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का मतलब मेरे पास में क्या हो गया जी? प्रिंसिपल प्लस पहली इंस्टॉलमेंट का ब्याज। ठीक है जी, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। और बाकी जो बचा टू बैलेंस सीडी। ये अगले साल आ गया जी बाय बैलेंस बीडी। ठीक है जी। और अब इस पर दूसरे साल का फिर से ब्याज लगेगा। बिल्कुल सिंपल है बेटा। और फिर से आ गया जी टू बैंक, सेकंड इंस्टॉलमेंट। और फिर से आ गया जी टू बैलेंस सीडी। ये आ गया जी टोटल। ठीक है जी। फिर से बाय बैलेंस बीडी, फिर से लगेगा बाय इंटरेस्ट। और इधर आ गया जी टू बैंक। ठीक है। अच्छा, अगर पेमेंट नहीं करूंगा, अगर पेमेंट नहीं करूंगा तो क्या होगा बेटा? वेंडर आएगा और आपकी एसेट्स को उठा करके ले जाएगा। तो एसेट्स वापस गई टू एचपी एसेट्स। ठीक है जी। और टू बैलेंस सीडी, अगर कोई बैलेंस बच गया तो। हालांकि अभी ये बात अगर आपको थोड़ी सी कम भी समझ में आई तो कोई दिक्कत नहीं, अभी क्वेश्चन करेंगे तो पता लग जाएगा। इंटरेस्ट लगा, टोटल पेमेंट इतना बना, हो सकता है इसमें से कुछ पे कर दिया, नहीं पे किया, वो आपकी एसेट्स उठा करके ले जाएगा। हो सकता है पैसे भी ले गया, कुछ एसेट्स भी उठा करके ले गया, और उसके बावजूद भी हो सकता है कि कुछ पेमेंट अभी भी बाकी रह गई। अच्छा, एसेट्स किस वैल्यू पर लेकर जाएगा? लिख देना ब्रैकेट में एग्रीड वैल्यू।
एग्रीड वैल्यू का मतलब जितने में एचपी वेंडर एग्री हुआ लेने के लिए। हमारी बुक्स में तो हो सकता है एसेट्स की वैल्यू कुछ भी आ रही हो, फर्क नहीं पड़ता, वो चेक करेगा, वो आएगा जब एसेट्स को लेने तो देखेगा जी उसके हालात कैसे हैं। कहीं पता लगे कि एसेट्स बिल्कुल जर्जर हालात में है और हमारी बुक्स में उस एसेट्स की वैल्यू 50,000 आ रही, तो हम कह रहे हैं भैया 50,000 में ले जाओ, वो कह रहे ऐसे कैसे ले जाओ, वो खुद उसकी वैल्यू निकालेगा और फिर उसके अकॉर्डिंग लेकर के जाएगा। ठीक होगी बात। अच्छा, इधर क्या हो रहा है, डैप लग रहा है, और क्या हो रहा है, बाय बैलेंस सीडी निकलता आ रहा है। ठीक है जी, यहां पर आ गया टू बैलेंस बीडी। अब हो सकता है यहां पे डैप लगा, लेकिन क्योंकि मैंने यहां पर पेमेंट नहीं की थी तो वो मेरी एसेट्स उठा करके ले गया बाय एचपी वेंडर। ठीक है। अच्छा, ये जो एसेट्स उठा करके ले जाता है इसको हम बोलते हैं रीपोजेशन। ठीक है, वो अपनी जो पोजेशन था वो वापस ले गया। ठीक है जी, और यहां पर आ गया जी टोटल। बोलो जी, यहां तक की बात में किसी बच्चे को कोई भी दिक्कत है तो पूछे। ठीक है। अच्छा, आगे मेरे साथ में कुछ नोट लिखेंगे जी। above account is not prepared after repossession। ठीक है जी, फिर अगला नोट लिखेंगे। हाँ जी, sometimes repossession is पार्शियल रिपोजेशन का मतलब, मान लो मैंने 4 एसेट्स ली थी लेकिन वो 2 एसेट्स ले गया, 2 छोड़ गया, तो पार्शियल रिपोजेशन हो गया। हेंस वेंडर अकाउंट एंड एसेट्स अकाउंट कंटिन्यू टू शो बैलेंस सीडी। जैसे कि यहां पर अगर पार्शियल रिपोजेशन है तो यहां पर एचपी वेंडर का बैलेंस बचना शुरू हो जाएगा और यहां पर भी फिर बाय बैलेंस सीडी आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि कुछ एसेट्स तो बची हुई होगी ना फिर मेरे पास में। बोलो जी, आई जी बात समझ में? बोलो जी, कोई दिक्कत है क्या यहां तक की बात में? आओ इस पर हम एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन करेंगे तो बातें और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। सर कौन सा क्वेश्चन कराना चाहते हो? लो बेटा अभी बता देते हैं कौन सा क्वेश्चन करेंगे। हाँ जी, प्लीज कम ऑन टू दी क्वेश्चन नंबर 7 पर आइए बेटा। 7th क्वेश्चन हम आपके साथ में कर रहे हैं। कह रहे जी, ऑन 1 जनवरी 2003 HP and company acquired a pickup van on hire purchase from FM and Company Limited. The terms of contract were as follows. The cash price of the van was rupees 1 lakh. 40,000 were to be paid on signing of the agreement. Signing of the agreement का मतलब बेटा क्या हो गया? डाउन पेमेंट। क्लियर है जी? चलिए, द बैलेंस वॉज टू बी पेड इन एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ 20,000 प्लस इंटरेस्ट अलग से ऐड करना है। ठीक है, तो पहली बार इंटरेस्ट कितने पर लगेगा? 1 लाख में 40,000 तो हाथों दे दिया, तो पहली बार इंटरेस्ट 60,000 पर लगेगा, 20,000 प्लस इंटरेस्ट ऑन 60,000, फिर 20,000 पे कर दिया, फिर अगले 20,000 प्लस इंटरेस्ट ऑन 40,000, फिर इंटरेस्ट दे दिया, फिर 20,000 दे दिया, 20,000 प्लस इंटरेस्ट ऑन 20,000। कुछ इस तरह से आगे बढ़ेंगे। इंटरेस्ट लगाना है 6% पर एनम, कुछ लिखा हुआ नहीं है, चार्ज कैसे तो मानेंगे एनुअली है। डेप्रिसिएशन लगाना है 10% ऑन द WDV। यूजिंग द स्ट्रेट लाइन मेथड यू आर रिक्वायर्ड टू गिव जनरल एंट्रीज एंड शो द रेलेवेंट अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ HP एंड कंपनी फ्रॉम 1 जनवरी। शो द रेलेवेंट आइटम इन द बैलेंस शीट ऑफ द परचेजर। तो बेटा
क्या चाहते हो, एंट्री करूं के खाते बनाऊं, एंट्री करूं के खाते बनाऊं, जैसा आप चाहें बेटा। सर एक काम करो, एंट्रियां करवा दो, खाते हम खुद बना लेंगे, आपकी इच्छा बेटे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आइए तो एंट्रियां देखो जी, कितने साल की एंट्रियां करनी पड़ेगी, 3 साल की एंट्रियां करनी पड़ेगी। आइए बेटा शुरू हो जाते हैं। पोस्टिंग तो आप खुद ही कर सकते हो बेटे, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। लो जी, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है जी। चलिए सबसे पहले जनरल एंट्रीज करनी है, ठीक है जी। इन द बुक्स ऑफ HP एंड कंपनी हायर परचेजर, इन द बुक्स ऑफ HP एंड कंपनी। बोलो जी, कोई दिक्कत है क्या? सर आप ना फिर काम करो, खाते बनवा दो। हालांकि वैसे एक चीज मैं आपको बता दूं बेटा, एग्जाम के अंदर खाते ज्यादा पूछे जाते हैं इन कंपैरिजन टू जनरल एंट्री, और अगर आप खाते बना सकते हो तो जनरल एंट्री कर सकते हो, ठीक है। तो मैं आपको सीधे खाते बनवाने की प्रैक्टिस करता हूं, क्योंकि एग्जाम ओरिएंटेड अगर हम चले तो लेजर्स आर मोर फ्रिक्वेंटली आस्क्ड रेदर देन जनरल एंट्रीज, ठीक है जी। तो बताओ जी, HP एंड कंपनी की बुक्स में पहला खाता किस चीज का बनेगा जी, बताइए। सबसे पहले पिकअप वैन, आ जाओ जी, पिकअप वैन तो HP एसेट्स हो गई, हाँ जी, ये लो। हाँ जी, पिकअप वैन अकाउंट। अच्छा उधर बताइए जी, वेंडर का क्या नाम है, FM एंड कंपनी लिमिटेड अकाउंट, ठीक है। अच्छा उसने बोला है रेलेवेंट अकाउंट्स बनाइए, रेलेवेंट अकाउंट्स, तो रेलेवेंट अकाउंट का मतलब तो भैया जितने अकाउंट बन सकते हैं सारे बनाने पड़ेंगे। चलो कोई बात नहीं, आओ शुरू करते हैं जी। सबसे पहले किस दिन की एंट्री है, बताओ जी। 1 जनवरी 2003 को एसेट्स खरीदिए, एंट्री होगी एसेट्स अकाउंट डियर टू वेंडर। 1 जनवरी 03 टू FM एंड कंपनी, कितने रुपए में खरीदी है जी, 1 लाख में। तो 1103 में बाय पिकअप वैन कितने की आ गई जी, 1 लाख रुपीस की, ठीक है। चलो उसके बाद में बताओ जी, दूसरा क्या बोला, 40,000 पे इंस्टेंट पे कर दिए 1103 को टू बैंक या टू कैश लिख सकते हो, 40,000 इंस्टेंट पे कर दिए। फिर बताओ जी, फर्स्ट ईयर के एंड में आ गए, पहले साल के एंड में क्या होगा जी, एक तो 31 दिसंबर 03 को बाय डैप लगेगा, डैप किस रेट से लगाना है जी, 10% की रेट से 10,000। तो इसी दिन बैलेंस CD कितना आ गया जी, 90,000। तो एक खाता और खुल गया जी, किस चीज का, डैप का। डेप्रीशिएशन अकाउंट, तो डेप्रीशिएशन में क्या आ गया जी, 31/12/03 को टू पिकअप वैन 10,000, ठीक है। और ये बैलेंस कहां चला जाएगा जी, साथ की साथ P&L में बाय P&L 10,000 खत्म भी हो गया जी साथ के साथ, ठीक है। अब यहां पर आओ जी, 31/12/03 को क्या होगा जी, इंटरेस्ट लगेगा 60,000 पर 6%, 3600। तो 31/12/03 को पेमेंट भी करूंगा टू बैंक, कितना 20,000 प्लस 3600, 23,600 का। बाकी बच गया जी टू बैलेंस CD, कितना बचेगा जी, 60,000 60,000 बचा, 40 का फिर पेमेंट 20 का पेमेंट कर दिया तो बचा जी 40,000,
ठीक है। जैसे इंटरेस्ट लगाया, इधर एक इंटरेस्ट का अकाउंट और खुल गया। लो जी, इंटरेस्ट अकाउंट 31/12/03 को, हाँ जी, इधर लिखा इंटरेस्ट टू एफएम एंड कंपनी, तो टू एफएम एंड कंपनी कितना 3600, और ये इंटरेस्ट ईयर एंड पे कहाँ चला गया, पी एंडल में, राइट ऑफ। ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म। तो लो जी, यहां पर 1104 को टू बैलेंस बीडी आ गया 90,000। यहां पर 1104 को बाय बैलेंस बीडी आ गया 40,000। बस फिर से ईयर एंड पे आ गए, 31/12/04 डैप लग गया, स्ट्रेट लाइन लगाना है तो 10,000 बाय सीडी 80,000। ठीक है जी, ये डैप यहां पर आ गया 31/12/04 को टू पिकअप वैन, और 31/12/04 को ही चला गया पी एंडल में, खत्म। ठीक होगी जी बात। अच्छा इधर आ जाओ, 31/12/04 को बाय इंटरेस्ट 40,000 पर 6%, 2400। आइए पेमेंट करते हैं 31/12/04 को टू बैंक 20,000 प्लस इंटरेस्ट का 2400, 22,400। बैलेंस बचा जी टू बैलेंस सीडी 20,000। ये इंटरेस्ट आ गया जी 31/12/04 को टू एफएम एंड कंपनी 2400, और 31/12/04 को ही ये चला गया पी एंडल में 2400। हाँ जी, इस दिन 1105 को टू बैलेंस बीडी आ गया 80,000। 1105 को बाय बीडी आ गया 20,000। ठीक है जी। फिर ईयर एंड हुआ 31/12/05 को बाय डैप लगा 10,000, और बाय सीडी आ गया 70,000। ठीक होगी जी बात। अच्छा उसके बाद में इधर 31/12/05 को बाय इंटरेस्ट लगा 10% और 6%, 1200। ठीक है जी। और ये सारी की सारी इस दिन हो गई जी 31/12/05 को पेमेंट टू बैंक 21,200। ये इंटरेस्ट ट्रांसफर कर दो, डेप ट्रांसफर कर दो टू पिकअप वैन, बोलो जी 10,000, और ये सारा का सारा चला गया 31/12/05 को बाय पी एंडल 10,000। इसी तरह से यहां पर जो इंटरेस्ट बना था टू एफएम एंड कंपनी 1200, और ये सारा का सारा लगे हाथ चला गया पी एंडल में 1200। अब क्वेश्चन ने आपसे एक बात और पूछी है। क्या पूछी है कि जरा बताइए जब आप इनकी बैलेंस शीट बनाओगे 31/3/2003 से 2004 2005 तो कैसी बनेगी। लो जी, बैलेंस शीट अगर मैं बनाऊंगा तो बैलेंस शीट एज एट 31/12/03, बैलेंस शीट एज एट 31/12/04, और बैलेंस शीट एज एट 31/12/05। तो जरा ध्यान से देखो जी, पहले साल के एंड में एक तो ये बच रहा है और एक ये बच रहा है। इधर तो टैली टैली कुछ बचा ही नहीं, तो यहां पे आ गया जी पिकअप वैन 90,000, और इधर आ गया जी एफएम एंड कंपनी लिमिटेड 40,000 की लायबिलिटी। फिर अगले साल
पिकअप वैन बची 80,000 की और FM एंड कंपनी लिमिटेड बची 20,000 की। फिर अगले साल पिकअप वैन बची 70,000 की और FM एंड कंपनी लिमिटेड का हिसाब हो गया नील। दिस इज द सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 7। बताओ जी, यहाँ पे कोई दिक्कत है क्या? कुछ भी नहीं है। अब कह रहे जी एंट्री बना के बताओ, तो एंट्री नहीं बना सकते क्या? पहली एंट्री तो बन जाएगी जी एसेट्स खरीदने की, फिर दूसरी एंट्री बन जाएगी डाउन पेमेंट की, फिर तीसरी एंट्री बन जाएगी किस चीज की? इंटरेस्ट लगाने की, चौथी एंट्री बन जाएगी डेप लगाने की, पांचवी एंट्री बन जाएगी पेमेंट की। यही प्रोसेस हर साल फॉलो करना है। बस हर साल पहली 2 एंट्रियां नहीं होगी, एसेट्स खरीदने की और डाउन पेमेंट की। बाकी 3 एंट्रियां हर साल होगी, इंटरेस्ट लगाने की, डेप लगाने की और इंस्टॉलमेंट के पेमेंट करने की। दैट्स इट। बोलो जी, कोई दिक्कत है? आइए अब मैं आपको इसके अंदर ऐड करवाता हूं, अगर क्वेश्चन में रीपोजेशन आए तो क्या होगा। अगर हमारे पास में क्वेश्चन में रीपोजेशन आए तो फिर हम उसको कैसे डील करेंगे। हाँ जी, जनरल एंट्रियां कर लोगे ना, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। आप करना, जहां पे दिक्कत है मुझसे पूछ लेना, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लीज कम ऑन टू दी क्वेश्चन नंबर 9। आइए जी, हम आपके साथ में क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। हाँ जी, वैसे तो 9th और 10th क्वेश्चन एक जैसे से हैं। चलो जी, हम कोई एक क्वेश्चन इसमें कर लेते हैं। चलिए कम ऑन टू दी क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं बेटा। देखें जी, 9th क्वेश्चन पर आएंगे जी सब बच्चे मेरे साथ में। लो जी, कह रहा है जी एक्स लिमिटेड, हाँ जी, एक्स लिमिटेड परचेज्ड 3 मिल्क वैन्स फ्रॉम सुपर मोटर्स कॉस्टिंग ₹75,000 ईच है बेटा, ध्यान रखना। ऑन हायर परचेज सिस्टम पेमेंट वॉज टू बी मेड, 45,000 का डाउन पेमेंट है एंड रिमाइंडर इन 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट टुगेदर विद इंटरेस्ट। इंटरेस्ट अलग से पे करना है, ठीक है जी। तो 3 इंस्टॉलमेंट बनानी है। अच्छा, टोटल पेमेंट बनता रहा कितना है? 75,000 इंटू 3, 2,25,000। उसमें से 45,000 का डाउन पेमेंट बचा 180 की 3 इंस्टॉलमेंट 60 60 60 प्लस इंटरेस्ट जोड़ना है 9% की रेट से। तो पहली बार इंटरेस्ट लगेगा 180 पर, फिर लगेगा 120 पर, फिर लगेगा 60,000 पर। एक्स लिमिटेड डेप लगाते हैं जी 20% ऑन WDV मेथड से लगा देंगे। इट पेड द इंस्टॉलमेंट एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, ठीक है जी, बट कुड नॉट पे द नेक्स्ट। कह रहे जी पहली इंस्टॉलमेंट तो पे कर दी, लेकिन उसके बाद में सेकंड इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर पाया। अब ये बात कब पता चलेगी? सेकंड ईयर के एंड पे जाकर के। सुपर मोटर्स, अब जो वेंडर था उसने एग्री टू लीव 1 मिल्क वैन विद द परचेजर। कह रहा जी 3 मिल्क वैन है तेरे पास में, एक छोड़ दूंगा, बाकी दोनों को उठा करके ले जाऊंगा। और दोनों को उठा करके जो ले जाएगा तो उसकी कुछ वैल्यू तो लगाएंगे ना। हम कह रहे हैं पैसे तो नहीं है, मिल्क वैन ले जाओ, तो वो कह रहा जी 2 मिल्क वैन ले जाऊंगा। तो मैंने कहा एक तो छोड़, जब तीनों ले जाओगे तो मैं काम धंधा कैसे करूंगा? तो कह रहे जी 2 मिल्क वैन ले जाऊंगा। तो मैंने कहा चलो कुछ तो बाहर उतरेगा। अब बाहर कितना उतरेगा, मतलब 2 मिल्क वैन की वैल्यू क्या लगाई जाएगी? वो कह रहा जी एडजस्टिंग द वैल्यू ऑफ अदर 2 मिल्क वैन अगेंस्ट द अमाउंट ड्यू। बहुत अच्छी बात है। अब वो मिल्क वैन की वैल्यू कितनी लगाएगा? तो वो देख रहे जी मिल्क वैन के हालात देख रहा है जी, मिल्क वैन कैसी है मिल्क वैन, हालात जर्जर तो नहीं है, कैसी मतलब किस तरह से है। तो उसने क्या डिसाइड किया कि मिल्क वैन की वैल्यू कितनी होगी? वो कह रहा जी मैं तो 30% के अकॉर्डिंग डेप लगाऊंगा भैया। हमने कहा साहब हम तो 20% लगाते। कह रहे तुम 20% लगाते, लेकिन इसके हालात देख करके इस पे 30% के रेट से डेप लगना चाहिए। मैंने कहा चलो लगाओ। अब क्या कर सकते हैं? एक्स लिमिटेड सेटल द सेलर्स ड्यूज, मतलब हो सकता है कि 2 मिल्क वैन ले जाने के बाद भी पैसा रह गया। कह रहे जी वो उसने पेमेंट कर दी 3 महीने के बाद में। यानी कि ये सारा काम तो सेकंड ईयर के एंड पे हो रहा है, क्योंकि सेकंड ईयर के एंड पे हम डिफॉल्ट हो गए थे पेमेंट करने। तो सेकंड ईयर के एंड पे वो आया, मिल्क वैन वाला ले गया, हिसाब किताब देखा, जो भी मेरा बैलेंस निकला कि मैंने कहा जी 3 महीने का समय दो, मैंने 3 महीने की पेमेंट कर दी। अब हिसाब से उन 3 महीनों का ब्याज लगना चाहिए, लेकिन इसने ब्याज लगने की बात कहीं पर भी नहीं बोली।
पास द एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड। एंट्रीज बेटा आप खुद कर लेना। सुपर मोटर, प्रिपेयर द नेसेसरी लेजर अकाउंट। लेजर अकाउंट मैं आपके साथ में बना दे रहा हूं, ठीक है जी। हाँ जी, पास द जनरेंटेज इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड। एक बार बेटे सुपर मोटर की बुक्स को हटा दो, ठीक है जी। हम आपके साथ में, अभी मैंने आपको जो वेंडर है उसकी बुक्स नहीं सिखाई है, अभी मैंने सिर्फ आपको परचेजर की बुक सिखाई है। तो अभी हम सिर्फ एक्स लिमिटेड की बुक्स में एंट्री करेंगे, ठीक है, जो कि हायर परचेजर है। हायर वेंडर की बुक की एंट्री अलग है। और मैं आपको बता दूं, जो हायर परचेजर की बुक में एंट्री कर सकता है वो हायर वेंडर की बुक में आराम से एंट्री कर सकता है। जब मैं लिखवाऊंगा तो आप पाएंगे देयर इज एज सिंपल एज परचेजर। परचेजर की बुक की एंट्री मुश्किल है क्या? तो इस समझ के चलना, वेंडर की एंट्री उससे भी ज्यादा आसान है। आओ बेटा शुरू करते हैं। लो जी, तो सबसे पहले दो खाते इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड, जो कि कौन है? हायर परचेजर, ठीक है जी। तो ये दो खाते बनाएगा। हाँ जी, एक तो बनाएगा मिल्क वैन अकाउंट, एचपी एसेट्स, और दूसरा बनाएगा सुपर मोटर्स, एचपी वेंडर का। बताओ जी, सबसे पहली एंट्री डेट वेट दे रखी है क्या? डेट वेट है ही नहीं, ईयर फर्स्ट ईयर। एंट्री क्या बनेगी जी? मिल्क वैन अकाउंट डेबिट ईयर 1 पे टू सुपर मोटर्स। हाँ जी, 75,000 इंटू 3, 2,25,000। तो यहां पर ये एंट्री क्या करेगा जी? ईयर 1 पे बाय मिल्क वैन 2,25,000, ठीक है जी। चलो, उसके बाद में कुछ डाउन पेमेंट किया है जी हाँ, टू बैंक 45,000, ठीक है जी। फिर ईयर एंड पे क्या होगा जी? इंटरेस्ट लगाएंगे बाय इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना लगेगा जी? 1,80,000 पर कितने परसेंट है जी? 180 पर कितने परसेंट है? 9%। तो बताओ जी, 180 का 9% कितना आएगा जी? 16,200। तो यहां पर पेमेंट होगा टू बैंक कितना? 180 का 1/3, 3 इंस्टॉलमेंट 60,000 प्लस 16,200, 76,200। बाकी आ गया जी बैलेंस सीडी 1,20,000। हाँ जी, यहां पर फर्स्ट ईयर के एंड में क्या होगा जी? डैप लगेगा बाय डैप। अब क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है जी? नेसेसरी लेजर अकाउंट। तो नेसेसरी लेजर में आप इंटरेस्ट और डैप का बनाना चाहो तो बना देना, नहीं बनाना चाहो तो आपकी इच्छा है। ये सब डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में मार्क एग्जाम में क्वेश्चन की वेटेज क्या आती है। ये क्वेश्चन बताओ, अगर 6 नंबर का आता है या 8 नंबर का आता है तो देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट। लेकिन अगर आप देखेंगे अभी क्वेश्चन को पूरा होने दें तो आप पाएंगे कि इंटरेस्ट और डेप अकाउंट इसमें पूरे साल का बन ही नहीं पाएगा। चलो अभी आगे बढ़ते हैं, पता लगेगा। लो जी, 2,25,000 पर 20% की रेट से डैप लगाना है, तो ये हो गया जी 45,000, ठीक है जी। तो मेरे पास में वैल्यू बची बाय बैलेंस सीडी 1,80,000, और ये आ गया जी ईयर सेकंड पे टू बैलेंस बीडी 1,80,000। अच्छा, ये ईयर 2 पे बाय बैलेंस बीडी कितना आ गया जी? 1,20,000। अब क्या होगा जी? सेकंड ईयर स्टार्ट हुआ, सेकंड ईयर के एंड पे आ गए, एंड पे आया तो इंटरेस्ट लग गया 1,20,000 पर 9%, तो ये आ गया जी 10,800। और ईयर एंड पे यहां पे डैप भी लग गया बाय डैप
WDV से लगाना है तो 180 पर 20%, यह आ गया जी 36,000। अब ईयर सेकंड पे क्या हुआ जी, ईयर सेकंड पे क्या हुआ, ईयर सेकंड पे हुआ ये कि वो कहता जी पेमेंट करो, मैंने कहा जी पेमेंट तो नहीं है, पेमेंट नहीं है तो वो कह रहा है जी एसेट्स दे दो। अब ईयर सेकंड पे वो कह रहा है जी टू बैंक पेमेंट करो, मैंने कहा भैया पेमेंट तो नहीं है, वो कह रहा है पेमेंट नहीं है, मैंने कहा नहीं, तो कह रहा है जी अपनी एसेट्स दे दो। अब एसेट्स वो ले गया, कितनी वैल्यू पर ले गया वो अब हमें ढूंढना पड़ेगा। तो टू मिल्क वैन आया यहां पर, तो यहां पर आ गया जी बाय सुपर मोटर्स, ठीक है जी। तो यहां पे बनाएंगे जी वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ, मैंने कहा था कौन सी वैल्यू, एग्रीड वैल्यू ऑफ गुड्स रीपजेस्ड, जितने गुड्स वो ले गया उसकी एग्रीड वैल्यू क्या है। तो एग्रीड वैल्यू निकालने के लिए सुपर मोटर ने क्या कहा, भैया मैं तो 30% के रेट से डैप लगाऊंगा, मैंने कहा लगाओ, अब क्या कर सकते हैं बताओ, कुछ बोल भी नहीं सकते। पता लगा तीनों ही वैन ले गया, वो पता नहीं और क्या कुछ कर देने, भैया चुपचाप 30% डैप लगवा लो। लो जी, तो सबसे पहले बताइए जी ओरिजिनल कॉस्ट, अच्छा कितनी वैन लेके गया है, 2 वैन, तो ओरिजिनल कॉस्ट 75,000 इंटू 2, 1.5 लाख, ठीक है जी। माइनस करेंगे डेप्रीसिएशन फॉर ईयर 1 एट द रेट 30%, तो कितना आ गया जी 45,000, वैल्यू बची 1,05,000, माइनस डेप्रीसिएशन फॉर ईयर 2 एट द रेट 30%, तो लो जी 1,05,000 का 30% कितना हो जी 31,500, तो एग्रीड वैल्यू क्या आ गई जी, बोलो, ये आ गया जी 1,05,000 माइनस 31,500, 73,500। तो वो मिल्क वैन कितने में लेके गया जी 73,500 का मेरा कर्जा और कम हो गया। लेकिन अब एक बात बताओ, हम डैप किस रेट से लगा रहे थे 20%, उसने डैप किस रेट से लगाया 30%। डोंट यू थिंक कि जो 2 वैन पर उसने 2 सालों पर 10% एक्स्ट्रा डैप लगाया वो मुझे नुकसान हो गया कि नहीं हो गया, हो गया भैया। तो वी हैव टू कैलकुलेट द प्रॉफिट एंड लॉस ऑन रीपोजेशन ऑल्सो। लो जी, वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑन गुड्स रीपोजेस्ड, ठीक है जी। तो सबसे पहले देखो जी बुक वैल्यू ऑफ गुड्स रीपोजेस्ड, तो बताओ जी बुक वैल्यू कितनी आएगी 75,000 इंटू 2, इस पर पहले साल लगा 20%, फिर दूसरे साल लगा जी 20%, तो बताओ जी वैल्यू कितनी आएगी 1,50,000 इंटू 0.8 इंटू 0.8, यह है जी 96,000, माइनस करेंगे एग्रीड वैल्यू ऑफ गुड्स रीपोजेस्ड, ठीक है जी 73,500। तो अल्टीमेटली जो वैल्यू 96,000 की एसेट्स थी उसको वो 73,500 में ले गया। अरे बाप रे बाप, कितना नुकसान दे गया 73,500, नुकसान हो गया जी 22,500 रुपए का। और ये नुकसान आ गया जी इधर को बाय पी एंडल, ब्रैकेट में लिख देना लॉस ऑन रीपोजेशन 22,500। तो अब क्या हुआ जी, अब मेरे पास में ईयर 2 पे बाय बैलेंस सीडी रह गई, और रह क्या गई भैया, रह क्या गई, एक एसेट्स रह गई, एक मिल्क वैन रह गई, जिसकी वैल्यू क्या होगी माइनस कर लो,
भी 3 एक 80 की 3 थी, उसमें से 2 तो चली गई, 1 बच गई 60,000 की, जिसके ऊपर 1 साल का डेप 12,000 लगा होगा, तो वैल्यू कितनी बच गई जी? 48,000। ठीक होगी जी बात। अच्छा इधर देखो मेरे पास में बैलेंस कितना रह गया? टू बैलेंस CD। बोलो जी बैलेंस कितना रह गया? 1,20,000 प्लस 10,800 माइनस 73,500 ले गया 57,300। और ये उसने बोला है जी 3 महीने बाद में पे कर दूंगा, तो पेमेंट की एंट्री भी करनी पड़ेगी, लेकिन पूरा साल तो हुआ नहीं। अच्छा हिसाब से 3 महीने का ब्याज लगना चाहिए था, बट मेरे पास में क्वेश्चन में इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी नहीं है। चूंकि जानकारी नहीं है मेरे पास में, तो मैं ब्याज नहीं लगाऊंगा, सीधा सीधा Y3 पे पेमेंट कर दूंगा टू बैंक 57,300, बात खत्म। सर इधर डैप नहीं लगाओगे? भैया डैप कहाँ लगाऊं? तीसरा साल आया ही नहीं है मेरे पास में, तो इसलिए मैं डैप नहीं लगाऊंगा। लो बेटे, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। बोलो जी, यहां तक की बात में किसी बच्चे को कोई भी डाउट है तो पूछें जी। बोलो जी, कोई दिक्कत? इसी के साथ में आपका क्वेश्चन नंबर 9 भी हुआ जी कंप्लीट। बोलो बेटा, क्या मैं आपको ऐसा सा एक क्वेश्चन घर से करने के लिए दूं? हाँ सर हाँ, हम करके लाएंगे। लो फिर भैया, क्वेश्चन नंबर 10 है जी आज आपका क्वेश्चन पहला होमवर्क। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 10 आपका होमवर्क है जी। हाँ जी, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 के बाद में क्वेश्चन नंबर 11 आप शायद करके ला सकते हो। लेट मी चेक इट आउट। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 11 भी आपका होमवर्क है। अच्छा जरा ध्यान से देखो, 11th क्वेश्चन में ए मशीनरी इज सोल्ड ऑन हायर परचेज। अब बताओ, जब हम मशीनरी बेचते हैं, या मैं बोल रहा हूं कि हायर परचेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम मशीनरी खरीदते हैं तो पहली एंट्री क्या करते हैं? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर। जरा बताओ उस एंट्री का अमाउंट कौन सा आता है? कैश प्राइस आता है। अब अगर क्वेश्चन में कैश प्राइस मिसिंग है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट द कैश प्राइस, और कैश प्राइस निकालने का तरीका क्या होता है? वही लास्ट इंस्टॉलमेंट से स्टार्ट करते हैं। और एक बार कैश प्राइस आ गया और इंस्टॉलमेंट की अमाउंट दे रखी है, इंटरेस्ट की अमाउंट दे रखी है, डेप्रिसिएशन की रेट दे रखी है, बात खत्म हो गई। तो लो बेटा, आज आपके लिए 2 होमवर्क क्वेश्चन निकल कर आए मेरे पास में। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2 होमवर्क क्वेश्चन निकल कर आए। अभी तक आया क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11। हाँ जी, उसके बाद में 12th तो चलो मैं ही करा दूंगा। चलो जी, देयर आर ओनली 2 होमवर्क क्वेश्चन फॉर टुडे। बाकी चर्चा करते हैं बेटा हम आपके साथ में अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। टाटा बाय बाय, गुड लक। ठीक है जी, चलिए।